हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी साइंस क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्बन के बारे में। कार्बन के बारे में सब लोग जानते होंगे, नाम सुना होगा। कार्बन सुनने के बाद मन में क्या ख्याल आता है? काला कलुआ कलिंगा, यही काला कलूटा। मतलब ये कोई रंग भेद नहीं है कि हम किसी पर्सन को बोल रहे हैं, ये है सिर्फ डिफाइन करता है कि जो भी काला रंग है हम मान के चलते हैं कि किसका बना होगा? कार्बन का बना होगा। और एक बात आपके ध्यान में आती होगी, कार्बन को आप क्या समझते होंगे कि कार्बन का कोई कंटेंट है तो आप मानते होंगे क्या है वो? ऑर्गेनिक। ज़्यादातर सब्सटेंस यही माने जाते हैं कि ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बनिक। ऑर्गेनिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? कार्बनिक। मतलब किसका बना हुआ? कार्बन का बना हुआ। पर क्या ऐसा होता है कि सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस किसके बने हों? कार्बन के? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है ऐसा। हाँ, ये कह सकते हैं कि कार्बनिक जो सब्सटेंसेस हैं उनका जो ज़्यादातर हिस्सा है, मतलब मोस्ट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल इज मेड अप ऑफ कार्बन। किसका बना है? कार्बन का। लेकिन अकेले कार्बन का कहें कि सिर्फ ऑर्गेनिक कार्बन का बना है तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसके कंपैरिजन में हम पढ़ते हैं एक टर्म इनऑर्गेनिक, या इसको बोलते हैं अकार्बनिक। तो नॉर्मली नाम से जैसा पता लग रहा होगा, सबके दिमाग में यही ख्याल आता है कि अकार्बनिक है तो इसके पास कार्बन नहीं होगा, कार्बनिक है तो कार्बन होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अकार्बनिक सब्सटेंस भी, मतलब अकार्बनिक पदार्थ भी कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास कार्बन होता है। जैसे अगर हम बात करें, कुछ उदाहरण है हमारे पास। मतलब अगर यहाँ पे परिभाषा लिखनी हो आपको कार्बनिक पदार्थ की, तो कार्बनिक पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो ज़्यादातर कार्बन से बने होते हैं। दैट इज द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपोनेंट इज मेड अप ऑफ द कार्बन। एंड अकार्बनिक पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो कार्बन के अलावा अन्य पदार्थों से बने होते हैं, लेकिन कार्बन से भी कुछ पदार्थ बने होते हैं। जैसे अगर हम बात करें ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के ऑक्साइड। ऑक्साइड मतलब क्या है? जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा हो। कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ा हो तो क्या हो जाएगा? ये कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन भी क्या है? अकार्बनिक पदार्थ हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं? अकार्बनिक होते हैं। इनके पास कार्बन है लेकिन फिर भी क्या है? ये अकार्बनिक है। जैसे हमारे पास है H2CO3। अब यहां पे देखो, हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। कार्बनिक का यही मतलब होता है कि हाइड्रोजन होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए और ऑक्सीजन होना चाहिए। ज़्यादातर कार्बन और हाइड्रोजन के साथ जो भी पदार्थ पाए जाते हैं नेचर में वो बने होते हैं। कार्बन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगर हम बात करें अपनी ही बॉडी में, तो हमारी बॉडी के ज़्यादातर जो भी हिस्से हैं, जैसे अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, चाहे फैट की, चाहे प्रोटीन की, तो सब किससे बने हैं? ऑर्गेनिक, यानी कि कार्बनिक पदार्थ से बने हैं। तो यहां पे हाइड्रोजन भी आया, कार्बन भी आया और ऑक्सीजन भी आया, लेकिन ये किसका हिस्सा है? अकार्बनिक पदार्थ का। मतलब ये कैसा है? इनऑर्गेनिक इन नेचर होता है। तो इसको लेके कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आते हैं कार्बनिक पदार्थों पे। तो कार्बनिक पदार्थ का मेन कंपोनेंट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। इसके अलावा सल्फर, नाइट्रोजन, ठीक है, क्लोरीन और भी अन्य कई सारे पदार्थ यहाँ पे हो सकते हैं। सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन कार्बन के साथ जुड़े हो सकते हैं। इनके कुछ उदाहरण की अगर बात करें तो जैसे हम बात करते हैं चीनी, शुगर, सबको पता है ना, शुगर सब खाते होंगे। चीनी, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला, इसको लिखते हैं C12H22O11। जो घरों में हम चीनी खाते हैं वो इसका कंपोजिशन होता है। ये डायरेक्टली पचता नहीं हमारी बॉडी में, तो इसके दो टुकड़े कर देते हैं हम। किसमें? ग्लूकोज में बांट देते हैं। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है? ग्लूकोज। तो इस तरह से ये कंपोजिशन होते हैं शुगर। शुगर किसका एग्जाम्पल होता है?
कार्बनिक पदार्थ का। इसके अलावा एक है मीथेन, सबने सुना है मीथेन, जानते होंगे। इसके अलावा हाँ, मीथेन को हम प्रोड्यूसर गैस भी बोलते हैं, मीथेन को हम मार्स गैस भी बोलते हैं। मार्स या दलदल गैस, मार्स मतलब होता है दलदली इलाका। दलदली इलाकों में ये मीथेन गैस, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे। यहाँ पे बस इतना समझ लो, ये दलदली इलाकों में अपने आप प्रोड्यूस होती है, कार्बन और हाइड्रोजन का कंपोनेंट होता है, और इसकी वजह से आग लगती है जंगलों में। गर्मी के दिनों में जब ये ज़्यादा मात्रा में निकलती है तो जंगल क्या करने लगते हैं, जलने लगते हैं। ये कुछ कार्बनिक और अकार्बनिक के बारे में अंतर थे। अब आगे पढ़ते हैं, कार्बन की स्पेशलिटी क्या है, कार्बन और इसके कंपाउंड। हम कार्बन की अधिकतम मौजूदगी नेचर में क्यों पाते हैं। पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें, जो प्रोवाइड की थी किसने, मेंडलीव ने। मेंडलीव फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल थे, उसको सुधार किया किसने, मोजले ने। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फादर हम गिनते हैं मोजले को। पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कंपोनेंट अगर हमें कुछ दिखता है अर्थ क्रस्ट में या हमारे लिविंग बींग्स में या सर्वाइवल में, तो वो कौन होता है, कार्बन। और हम ये भी मानते थे अभी तक, कुछ इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, पर अभी तक यही माना जाता था कि ऑर्गेनिक पदार्थ जितने हैं वो सब किससे बने हैं, जीवित प्लांट या एनिमल से, या उनके डिड रिमेनिंग से, मतलब जो मर गए हैं प्लांट, सड़ गए हैं, उनसे बने हुए हैं, या जो लोग जिंदा हैं उनकी बॉडी में पाया जाता है। मतलब कभी ये माना ही नहीं गया कि ऑर्गेनिक पदार्थ हम बना सकते हैं नेचर में। इसको गलत सिद्ध किया था वोहलर ने। वोहलर नाम के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहला कंपाउंड प्रयोगशाला में यानी कि लेबोरेटरी में बनाया, जिसको आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, नाम है यूरिया। यूरिया जानते होंगे ना, हमारी यूरिन में भी पाया जाता है और खेतों में खाद के रूप में भी डाला जाता है। यूरिया का अगर हम केमिकल कंपोजिशन देखें तो ये होता है NH2CONH2, मतलब ये अमाइन ग्रुप होता है, और ये अमाइन ग्रुप और ये कीटोन ग्रुप, तो डाई अमाइन कीटोन मिल के बनाते हैं क्या, यूरिया। ये यूरिया का केमिकल फार्मूला होता है। यूरिया बना सबसे पहले लेबोरेटरी में, फिर क्या हो गया, पूरी जो बिरादरी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो मानती थी कि सिर्फ डेड या लिविंग एनिमल और प्लांट से मिलके बना हो सकता है क्या कार्बनिक, वो गलत प्रूफ हुआ। और फिर इसके बाद बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए गए लेबोरेटरी में, उसके बारे में हम आगे एक एक करके पढ़ते हुए चलेंगे। अब आज आगे पढ़ते हैं कार्बन और इसके डेरिवेटिव्स। अब आइए पढ़ते हैं कार्बन के अलग अलग रूप। जैसे देखते होंगे आप, एक्टर तो जानते हैं ना, नायक जो फिल्मों में क्या अभिनय करते हैं, वही एक्टर कभी कॉमेडियन बन जाता है, वही एक्टर कभी एक्शन हीरो बन जाता है, वही एक्टर कभी सुपर हीरो बन जाता है, वही एक्टर कभी भिखारी भी बन जाता है। तो इस तरह से अलग अलग तरह से क्या है, वो एक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है खुद को, तो एक तरह से वो कई सारे रूपों में पाया जा सकता है। तो अगर एक ही फिल्म में वो कई तरह के पात्र का अभिनय कर रहा है, तो एक फिल्म में उसको बहुत सारा मौका मिल जाता है पाए जाने का, कि हर रील में या हर 10 सेकंड में या हर 10 मिनट के बाद वो दिखेगा। ठीक उसी तरह कार्बन भी नेचर में अपने कई सारे रूपों में पाया जाता है, इसी वजह से ये हमको सबसे ज़्यादा बार दिखता है। तो एक ही पदार्थ का या एलिमेंट का कई सारे रूपों में पाया जाना, मल्टीपल फॉर्म्स, क्या कहलाता है, कार्बन का ये जो फॉर्म है इसको बोलते हैं एलोट्रॉपी। क्या बोलते हैं, एलोट्रॉफी, एलोट्रॉप्स। कार्बन के बहुत सारे एलोट्रॉपी फिनोमेनन होती है, और जो फॉर्म्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, कार्बन के अकेले कई सारे रूप पाए जाते हैं। अब कई सारे रूप में अगर हम बात करें तो मेनली हम दो पार्ट में इनको बांट लेते हैं। एक होता है क्या, क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन मतलब ये क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं, ज़्यादा हार्ड होते हैं। एमॉर्फस मतलब ये सॉफ्ट फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब हल्के होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो चाकू से भी कट जाते हैं, आसानी से टूट जाते हैं, तो वो एमॉर्फस फॉर्म हो जाते हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म की अगर हम बात करें तो
क्रिस्टलाइन, ये फॉर्म होता है कार्बन का, ठीक है, और एमार्फस। ये सॉलिड जो सब्सटेंस होते हैं ना, कौन से सॉलिड पदार्थ, उनके बीच का दो डिफरेंस होता है। ये सॉलिड फॉर्म में, और ये सॉलिड तो होता है लेकिन ऐसा सॉलिड होता है, जैसे देखते होगे एक पत्थर है वो भी सॉलिड है, एक मिट्टी है वो भी सॉलिड है। तो मिट्टी को हम आसानी से क्या है, चाकू से या उंगली से भी काट सकते हैं, लेकिन क्या पत्थर को आसानी से उंगली से काट सकते हैं? नहीं। तो हार्ड जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म, और जो हल्के सॉफ्ट होते हैं पर होते सॉलिड हैं वो क्या हो जाते हैं, एमार्फस फॉर्म। अब क्रिस्टलाइन फॉर्म में अगर हम बात करें तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो कार्बन है वो 3 रूपों में हमें प्रकृति में, नेचर में मिलता है, जिसमें सबसे पहला जो फॉर्म है इसको बोलते हैं हम डायमंड। डायमंड मतलब जानते हो सब लोग, हीरा, बताने की तो जरूरत ही नहीं है, नाम सुनते ही मन में ख्याली पुलाव पकने लगे होंगे। वही चमकने वाला हीरा कोहिनूर जो चुरा के ले गए थे कौन, अंग्रेज। उसके बाद दूसरा फॉर्म कौन सा होता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, इसको हिंदी में भी ग्रेफाइट ही बोलते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट जानते हैं सब लोग, जानते जरूर होंगे, पेंसिल तो सबने यूज किया होगा। पेंसिल के बीच में जो रॉड पड़ी होती है ना, वो किसकी होती है, ग्रेफाइट की होती है, ठीक है। ग्रेफाइट के बाद अगर हम बात करें तो एक फॉर्म और होता है इनका सॉलिड फॉर्म में, जिसको बोलते हैं फुलरेंस। क्या बोलते हैं इसको, फुलरेंस। इसमें जो कार्बन के नंबर होते हैं ये कार्बन 30 से लेके कार्बन के 900 मॉलिक्यूल, 900 एलिमेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मतलब 30 कार्बन से ज्यादा और 900 मॉलिक्यूल्स तक पाए जाते हैं। इसमें से एक कार्बन का फॉर्म होता है कार्बन 60, इसको बोलते हैं क्या, BMF, बकमिस्टर फुलरेंस। बकमिस्टर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कार्बन 60 का एक कंपोजिट ढूंढा था, इसलिए इसका नाम इनके नाम पे रखा गया, और नाम रखा गया क्या, बकमिस्टर फुलरेंस, ठीक है ना। तो कार्बन 60 किसके नाम पे रखा गया है, बकमिस्टर फुलरेंस, ठीक है। बकमिस्टर फुलरेंस, इसके नाम पे इनका नाम रख दिया गया है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, मतलब आकृति, इसकी आकृति होती है कुछ इस तरह से, कॉम्प्लेक्स तो नहीं होती है, एक तरह से कह सकते हैं पिंजड़े जैसी होती है, कि मतलब बाहर बाहर यहाँ 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 ये बॉन्डिंग हो गई, और बॉन्डिंग इनकी कैसी होती है, हेक्सागोनल, और स्ट्रक्चर जो बनाते हैं गुफा लाइक, मतलब क्या, केज लाइक, पिंजड़े जैसी स्ट्रक्चर होती है। और यहां से ये जो स्ट्रक्चर बनती है बाहर से पेंटागोनल, ये एक शेप बनता है, इसको बोलते हैं हम क्या, पेंटागोनल। पेंटागोनल मतलब पंचभुजे आकृति। और ये एक दूसरी स्ट्रक्चर होती है, क्या बोलते हैं इसको, हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल और पेंटागोनल, दो शेप या आकृति मिलके इनके पिंजरे को तैयार करते हैं। तो ये एक बॉल जैसी स्ट्रक्चर नजर आती है। यहां से अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हो जाती है इसकी पेंटागोनल, और फर्दर ये फिर हेक्सागोनल। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बाहर से और अंदर से, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बन और कार्बन के बीच की जो बॉन्डिंग होती है, इनकी जो कार्बन कार्बन बॉन्डिंग होती है वो कैसी होती है, कोवैलेंट बॉन्ड होती है, कोवैलेंट बॉन्ड। अभी रिसेंट क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके, कि ये जो बकमिस्टर फुलरेंस होता है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, इसमें कौन कौन सी आकृति पाई जाती हैं। और ऑप्शन दिया गया था हेक्सागोनल पेंटागोनल, हेक्सागोनल हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल पेंटागोनल, टेट्राहेड्रल एंड ट्राइगोनल। तो आपको पता है ना आप क्या करना है, क्या लगाएंगे, हेक्सागोनल और पेंटागोनल, मतलब पंचभुजीय आकृति और खटकोणीय आकृति, दोनों आकृति मिलके बनाती हैं क्या, बकमिस्टर फुलरेंस। और इनके बीच का जो बॉन्ड होता है इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड,
कोवैलेंट बॉन्ड को अगर हम बात करें तो कोवैलेंट बॉन्ड को हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजक बंध। क्या बोलते हैं इसको? सहसंयोजक बंध। अब बात करते हैं किसके बारे में? एमॉर्फस बॉन्ड। एमॉर्फस फॉर्म देखने में लगेगा सॉलिड, लेकिन होता कैसा है ये? दिखने में तो सॉलिड ही होता है लेकिन सॉफ्ट होता है। इसको चाकू से आसानी से क्या कर सकते हैं? हम काट सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें चारकोल, चारकोल सबको पता है ना, डामर जो रोड पे डाला जाता है। इसके अलावा लैंप ब्लैक, लैंप ब्लैक एक कार्बन का फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं सूट। इसके बारे में अभी हम डिटेल पढ़ते हैं। चारकोल, लैंप ब्लैक, कोल एंड कोक। कोक कोको कोला वाला कोक नहीं है, कोयले वाला कोक है। कोल भी कोयला है और कोक भी कोयला है। अभी इसके बारे में हम लोग अंतर पढ़ते हैं, कोक और कोयले के बारे में क्या होता है। तो ये कुछ फॉर्म प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा एमॉर्फस फॉर्म में कुछ और भी अपरूप इनके पाए जाते हैं। एलोट्रॉप को हिंदी में अपरूप बोलते हैं, मतलब एक साथ कई सारे रूप इनके पाए जाते हैं। तो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस दो फॉर्म इनके ये होंगे। डायमंड और ग्रेफाइट। बकमिस्टर फ्लोरेंस की स्ट्रक्चर आपको पता लग गई। बकमिस्टर फ्लोरेंस हेक्सागोनल और पेंटागोनल का बने होते हैं। अब बात करते हैं हम डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में। इससे संबंधित अगर कुछ और तथ्य या जानकारी आपके पास उपलब्ध है तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको नीचे वीडियो में उपलब्ध करा दिया जाएगा, वहाँ पे आप सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, आने वाले वीडियोज़ में आगे पढ़ेंगे हम उन सब के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।